ज्योति ने कल ही एक प्राइवेट नर्सिंग होम में एक प्यारी सी गोल मटोल सुंदर लड़की को जन्म दिया था। सुंदर परी जैसी प्यारी बिटिया का चेहरा देख के वह अभी अभी झेली हुई अपनी सारी प्रसव वेदना भूल चुकी थी। पति मनोज भी बहुत प्रसन्न थे। यह उन दोनों की प्रथम संतान थी। घर से रश्मि दी, उसकी मझली जेठानी और जेठ जी भी अस्पताल आके बिटिया को देख चुके थे और मनोज ज्योति को हार्दिक बधाई दी थी। दीदी तो खुश होकर बोली, चलो इतने सारे भाइयों की कलाई में राखी बांधने एक बहन तो घर में आई, नहीं तो रक्षाबंधन पे सबकी कलाइयाँ खाली रहती थी। ज्योति अपने ससुराल में सबसे छोटी थी। मनोज से बड़े 3 भाई और थे। 2 बड़े भाई तो नौकरी के कारण अन्य शहर में रहते थे। तीसरे नंबर के भाई मुकुल और मनोज दोनों अपने पिता की टाइल्स और सैनिटरी वेयर की दुकान संभालते थे। तीनों भाइयों के 2-2 बेटे थे। ज्योति की सास कमला देवी पुरानी विचारधारा की महिला थी और उन्हें इस बात का बड़ा घमंड था कि उनके खुद के 4 बेटे थे और 3 बेटों के भी 2-2 बेटे। बड़े ठसके और घमंड से मोहल्ले वालों से कहती कि उनके खानदान में तो लड़की पैदा होने का रिवाज ही नहीं, भगवान की तरफ से वरदान मिला है, उनके खानदान को लड़के ही पैदा होंगे। बड़े ठसके से रहती थी। सब बहुओं पे पूरा रौब रखती थी। ससुर बेटे सभी उनकी हर बात मानते थे। घर में उनकी ही पसंद चलती थी। फिर चाहे वो कमरों की पुताई कराने के लिए रंग चुनना हो या फिर त्योहारों पे किस तरह की मिठाई और पकवान बनेंगे, यह निर्णय लेना सब तरफ उनका ही दबदबा था और थोड़ी जुबान से तीखी भी थी। 2 दिन हो गए सभी ज्योति और उसकी बच्ची को देखने अस्पताल आए, पर माँ जी नहीं आई। ज्योति मन ही मन उदास हो गई। वह जानती थी कि लड़की पैदा हुई है, इसलिए सास को धक्का पहुंचा है। तीसरे दिन अस्पताल से डिस्चार्ज होके ज्योति अपनी नवजात बच्ची के साथ घर पहुंच गई। सासू माँ ने एक फीकी मुस्कान से उसका स्वागत किया, बच्ची पे एक नज़र डाली और अपने कमरे में चली गई। जिन नज़रों से सासू माँ ने उनकी तरफ देखा था, उसमें गुस्सा भी झलक रहा था, मानो बेटी को जन्म देकर ज्योति ने कोई अपराध कर दिया हो। ज्योति की आंखें भर आई। वह बच्ची को लेकर अपने कमरे में चली गई। इतने में रश्मि दी उसके लिए गरम गरम हरीरा बना के ले आई और प्यार से उसको समझाती हुई बोली, लो हरीरा पी लो ज्योति, इससे बहुत ताकत आती है। खूब अच्छे से दूध फल खाना सब खाती रहो, आखिर बिटिया को भी तो दूध पिलाना है तुम्हें। माँ जी ने आदत तो तुम जानती हो, उनकी बातों का और व्यवहार का बुरा ना मानो। धीरे धीरे नामकरण संस्कार का दिन भी नज़दीक आ गया। इसके पहले माँ जी 1-2 बार उसके कमरे में आई, पर पालने में लेटी बच्ची को एक बार भी गोदी में नहीं लिया। ज्योति का मन वितृष्णा से भर गया। खुद एक औरत होके लड़की से इतनी नफरत, वह हैरान थी। रश्मि दी ही उसका और बच्ची का ख्याल रख रही थी। समय पे दूध फल, बच्ची को नहलाना धुलाना मालिश इत्यादि सब वही कर रही थी। उनके दोनों बेटे ज्योति को बेटी पांखी को घेरे रहते, उसको खिलाते। माँ जी अपने कमरे में सिलाई मशीन पे न जाने क्या सिलती रहती थी। रोज़ उनके कमरे से सिलाई मशीन की खट खट की आवाज़ आती थी। नामकरण संस्कार से 3 दिन पहले अचानक पांखी को तेज बुखार आ गया। उसका दिल गलती से ज्योति के बेडरूम की खिड़की खुली रह गई थी। वहीं से ठंडी हवा लगने के कारण नन्ही पांखी को ठंड लग गई थी। शाम तक आते आते उसकी सांस तेज चलने लगी। निमोनिया का असर हो गया था। ज्योति तो घबरा के रोने लगी। इतने में कमला देवी अंदर आई और सरसों के गर्म तेल में अजवाइन कपूर जला के उस तेल से पांखी के सीने के मालिश करने लगी, अपनी गोदी में लिटा के। इतने में मनोज डॉक्टर को घर बुला लाया। डॉक्टर के आते ही पांखी के कोई इंजेक्शन लगाया और कल तक ठीक हो जाने का आश्वासन देके चले गए। रात भर कमला देवी पांखी को गोद में लिए बैठी रही और रात में फिर 2 बार गर्म तेल से उसके सीने की मालिश करी। सुबह 5 बजे तक बच्ची की हालत में काफ़ी सुधार आ गया था। उसका बुखार भी उतर चुका था और अब वह माँ का दूध भी आसानी से पी ले रही थी। रात भर की जागी हुई ज्योति भी पांखी को दूध पिलाती हुई कब सो गई पता ही नहीं चला। सुबह उसकी आंख खुली तो देखा
कि माँ जी पाखी को गोद में लेकर खूब खिला रही हैं और पाखी उनकी तरफ देख देख के मुस्कुरा रही है। ज्योति की आंखें भर आई। उसको जगह देखकर उसकी बेटी गोदी पाखी को देते हुए माँ जी डांट के बोली, कैसे लापरवाह लोग हो तुम। नवंबर के महीने में इतने छोटे बच्चे के साथ खिड़की खोल के कौन सोता है। बच्ची को ठंड नहीं लग जाएगी। आगे से ध्यान रखना। आज पाखी का नामकरण संस्कार था। ज्योति मनोज नहा धोकर तैयार होकर पूजा में आके बैठ गए थे। पंडित जी चौक रख रहे थे। रश्मि दी किचन में मेट के साथ मिलकर पूरी कचौड़ी बनाने में लगी थी। मोहल्ले की औरतें भी आने लगी थी और दरी पे बैठ गई थी। इतने में कमला देवी अपने कमरे से बाहर निकल के आई। उनकी गोद में पाखी थी और उन्होंने आज उसको अपने हाथ का सिला हुआ गुलाबी रंग का फ्रिल वाला बड़ा सुंदर फ्रॉक पहनाया हुआ था। बिल्कुल रेडीमेड जैसा लग रहा था। ओह, तो माँ जी इसके फ्रॉक सिल रही थी मशीन पे इतने दिन से। ज्योति ने सोचा। पाखी को ज्योति की गोदी में दे दिया। कमला देवी ने और दरी पे बैठी औरतों से बोली, अरे यह क्या मुंह सिए बैठी हो तुम लोग। ढोलक मजीरा क्या सूरत निहारने के लिए रखे हैं। चलो अनीता, शुरू हो जाओ। तुम तो बड़ी अच्छी जच्चा बच्चा वाले गाने जानती हो। सब गाएंगी नाचेंगी तभी लड्डू मिलेंगे। कमला देवी हंसते हुए बोली। इधर ढोलक पे थाप पड़ी, उधर पंडित जी के मंत्रोच्चार शुरू हो गए। अचानक कमला देवी उठी और अपनी डोरी वाले बटुए से छोटी छोटी चांदी की पायलें निकाल के पाखी के नन्हे नन्हे गुलाबी पाँवों में पहना दी। घर की पहली लड़की है, बिना गहनों के अच्छी लगेगी क्या। सुनार को इसके सोने के छोटे छोटे कुंडन बनाने को दे दिए हैं और सोने की चैन भी परसों तक मिल जाएंगे। कहते हुए कमला देवी ने काजल की डिबिया खोल के एक बड़ा सा नज़र का टीका पाखी के कान के पीछे लगा दिया। ज्योति को इतने दिन का सारा तनाव उसकी आंखों से बह निकला, जिसे उसने हवन से उठते हुए धुएं का बहाना बनाकर छुपा लिया। सासू माँ का यह नया रूप देखकर वे गदगद हो उठी थी और समझ चुकी थी कि यह कहावत बिल्कुल सही ही है कि खून अपना असर दिखाता ही है। खून के रिश्ते सबसे प्यारे सच्चे होते हैं और अपना असर और रंग किसी न किसी रूप में दिखाते ही हैं। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगे तो कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें व वीडियो को लाइक करें।